हम लोग पार्टी में जो भी आ जाए हम उसके साथ हैं, हम पार्टी के हैं, हम पार्टी के साथ हैं। हम पार्टी के बगैर चाहे टिकट किसी को मिल जाए, पार्टी जिसको टिकट देगी मैं उसके साथ हूँ और मेरा ताउन रहेगा, भरपूर कोशिश रहेगा कि 24 के चुनाव में जड़ से बीजेपी उखड़ के चले जाए। ये बीजेपी नाकामी जो है हमारे देश के हजारों लाखों नौजवानों को बेकार कर दिया। लेकिन उन्होंने किया क्या आज तक? हमारे सीमांचल को बांटने के अलावा उन्होंने किया क्या? तरह तरह से उड़गला के ला के लोगों को परेशान किया। जो भी आके यहाँ पर जीत जाए हम उसके साथ हैं, अपने इमेज पर जीत जाए हम उसके साथ हैं, अपने क्वालिटी पर वो जीत जाए वो हम उसके साथ हैं। लेकिन हम लोग कांग्रेसी हैं, हम लोग कांग्रेस का साथ रहेंगे। अब जो भी हालत हो, कांग्रेस जिसको सपोर्ट करेगा हम उसके साथ हैं। अगर एक यूनिवर्सिटी अगर हमारे सीमांचल में हो जाए तो सरकार की उपलब्धि उसमें होगी। हम तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे यहाँ से पढ़ के डॉक्टर बने, हमारे बच्चे यहाँ से पढ़ के इंजीनियर बने, हमारे बच्चे यहाँ से पढ़ के IPS बने। लेकिन ऐसा मौका होता है कहाँ? सीमांचल में तो हर वक्त आदमी लगातार रहता है कि हम सीमांचल का भलाई करने के लिए हम सीमांचल में ये कर देंगे। लेकिन हमारा बच्चा 1% भी कहीं पर कामयाब हुआ है या डॉक्टर बन के निकला है, IAS बन के निकला है तो बताएं वो। यूं ही नहीं मिलती मंजिल किसी को, रास्ते भर निकलने से राह के पत्थर भी गवाह है कि मैंने मेहनत किस कदर किया है। हम मौजूद हैं कोचाधामन विधानसभा अंतर्गत बगलवाड़ी पंचायत के सरपंच जनाब नूरुल हुदा साहब के आवास पे। इनके साथ हम बहुत सारी चीज़ों पर लेकर बात करेंगे। राजनीतिक उठापटक 2024 समाज के कुछ मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे। चूँकि ये लोग बहुत पुराने कांग्रेसी हैं, जब कांग्रेस के नेता जमील साहब हुआ करते थे तब से इनके साथ ये चल रहे हैं। सबसे पहले नूरुल हुदा साहब, हम आपका स्वागत खैर मकदम करना चाहेंगे क्योंकि पहली बार KDV लाइव की टीम को मौका मिला है कि आप जैसे लोग के। शुक्रिया आपका कि आपने हमारे आवाज़ पर आकर हमसे कुछ बातें राजनीतिक की है और सामाजिक भी बातें की। न्याय की कुर्सी में मैं बैठा हुआ हूँ। चलिए हम सवालों के चाहेंगे कि सवाल आपसे किया जाए, तब हम सारी चीज़ों में आएंगे। 2024 को लेकर तमाम तर पार्टियाँ 23 जून को शायद विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है। कुछ ही दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे सीमांचल में आते हैं और हमारे लोगों को बांग्लादेशी घुसपैठी कहा जाता है। चूँकि बहुत बुद्धिजीवी है और बहुत समय से आप राजनीति को देख रहे हैं, ना जाने आपके आंखों के सामने कितने लोग विधायक बन गए, कितने लोग सांसद बन गए, बहुतों को हारते और जीतते हुए देखा है। आपका राजनीतिक अनुभव क्या कहता है इस तरह की बयानबाजी से? हमारे सीमांचल में तो सबसे बड़ी बात यह है कि गंगा जमुना की जो तहजीब है, अब तक जब तक हम लोग राजनीतिक में हैं, बड़े बड़े नेता आए, जमील साहब से लेके शाहबुद्दीन तक, उसके बाद हमारे माननीय जनाब तस्लीमुद्दीन साहब भी रहे जो कर्मठ नेता रहे, जो इलाके के भलाई के बारे में सोचे। उसके बाद मौलाना असरार साहब आए, उसके बाद हमारे जावेद साहब आए हैं। लेकिन हम लोग कांग्रेस से रिलेटेड हैं, हम लोग पार्टी में जो भी आ जाए हम उसके साथ हैं, हम पार्टी के हैं, हम पार्टी के साथ हैं। हम पार्टी के बगैर चाहे टिकट किसी को मिल जाए, पार्टी जिसको टिकट देगी मैं उसके साथ हूँ और मेरा ताउन रहेगा, भरपूर कोशिश रहेगा कि 24 के चुनाव में जड़ से बीजेपी उखड़ के चले जाए। ये बीजेपी नाकामी जो है हमारे देश के हजारों लाखों नौजवानों को बेकार कर दिया। उन्होंने जो वादा किया आज तक पूरा नहीं किया। नौकरी देने का बात किया, ना नौकरी दिया। आज राशन हम खरीदते हैं, अगर हम जाते हैं पेट्रोल पंप में तो जहाँ पर 60 रुपया 55 रुपया लीटर मिल रहा था, आज हमको उसको 110 रुपया मिलना पड़ता है। डीजल का भी दाम वहीं पर है, हमारा हर चीज़ महंगाई पर है और हमको जो शोषण किया जा रहा है, बीजेपी के लोग हम लोगों को शोषण करके हम लोग का स्तर को नीचा गिरा करके हिंदू मुसलमान का एक ये लोग अखाड़ा बना करके हिंदू मुसलमान का नाम को लेकर के क्या कर हम राजनीति करना चाहते हैं। मैं उनसे भी अपील करता हूँ जो हिंदू को उर्गला करके सामने लाना चाहता है कि भाई हमको वोट दो, मैं बीजेपी का हूँ। लेकिन मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, क्या अगर उसको हिंदू को अगर पेट्रोल 50 या 55 रुपये में मिल रहा हो तो क्या ये बीजेपी का उपलब्धि है, या क्या उसको उतना ही में मिलता है, या कि फिर उसको 100 रुपया ही में लेना पड़ता है जो दाम में हम ले रहे हैं। आपने हिंदू और मुसलमान का फ़र्क कहाँ किया?
आप हिंदू को उड़करा करके मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर लोगों को जो है बांटने का काम करते हैं। लेकिन आपने कोई ऐसा काम कहाँ किया जहाँ पर आपको हिंदू को बेनिफिट हो जाए, उसी को हो जाए। हम हिंदी भाषी हैं, हम सबके साथ हैं, हमारे पास कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन उन्होंने लोगों को सिर्फ धोखा देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति का जो एक तरीका है, जिसे आप बता रहे थे, भ्रष्टाचारी हो चाहे बेरोजगारी हो, सारी चीज़ों को लेकर आपने बात की। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि देश की राजनीति एक अलग चीज़ है, सीमांचल की राजनीति एक अलग चीज़ है। किशनगंज ने कभी भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया ही नहीं। एक बार सिर्फ कोई एक थे जिनका मैं नाम भूल रहा हूँ, सही शाहनवाज साहब, उसके बाद हमने बीजेपी को मौका दिया ही नहीं। हमारे यहाँ हमेशा से राष्ट्रीय जनता दल ने राज किया, कांग्रेस ने राज किया। आज हमारे इलाके की हालत बहुत ख़राब है, सड़कों की हालत बहुत ख़राब है, लगातार दुर्घटनाएं हो रही है, और जब भी दुर्घटना होती है किसी की जान जाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रशासन से लोग त्रस्त हो चुके हैं। एक वीडियो के पास जनता जाकर खड़ा रहता है, लेकिन उनको सुनता कोई नहीं है। आप कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष भी है, और हमेशा यहाँ पर सेकुलरवाद की पार्टियों ने हम पर राज किया। सीमांचल आयोग के गठन के बाद की राजद की तरफ से, लेकिन ये सारी चीज़ें हो नहीं पा रही है। क्या हम भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करें? भारतीय जनता पार्टी को बदनाम नहीं करना चाहते हैं। अगर वो देश को सही से चला रहा हो, हमारे सीमांचल में अगर उन्होंने नजर रखा हो, तो हम उसके लिए बिल्कुल खैर मुकदम है। लेकिन उन्होंने किया क्या आज तक? हमारे सीमांचल को बांटने के अलावा उन्होंने किया क्या? तरह तरह से उड़कला के ला के लोगों को परेशान किया। और सीमांचल में अगर कोई भी नेता हमारे आते हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो आरजेडी से हो, हम उनसे भी मेरा अपील है कि सीमांचल में जो लोग अब तक कोई तरक्की नहीं हुई है, सीमांचल को पसमानदगी है, तो क्यों है? हम नेताओं के साथ हैं। नेता जब भी मेरे पास आते हैं हम उसके साथ रहते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। लेकिन उनको भी हम पर ध्यान देना चाहिए। पार्टी जो भी हो, पब्लिक का जो भलाई करेगा वरिष्ठ पार्टी वो होगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के किशनगंज ब्रांच की अगर हम बात करें, उसकी लड़ाई लड़ी गई ज़मीन लेने के लिए, जिसे आप लोग का भी काफ़ी योगदान रहा। किशनगंज के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन था। ज़मीन तो दे दी गई, लेकिन अभी तक फंड नहीं दिया गया। चूँकि शिक्षा के क्षेत्र में हमारा इलाका बहुत पीछे है। आप ही का पार्टी का सांसद है, लगातार वो एक पोस्टर लेकर खड़े होते हैं और सर अपनी जो उनकी जिम्मेदारी है वो कर रहे हैं। क्या लगता है अलीगढ़ मुस्लिम का सपना पूरा हो पाएगा? जी, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में उसमें मौलाना असरार साहब भी थे, उन्होंने भी अपनी लड़ाई को जारी रखा। उसके बाद अभी डॉक्टर जावेद साहब हैं, उन्होंने भी अपने बात को संसद में उठा रहे हैं, बार बार उठा रहे हैं। अगर हमारे सीमांचल में अगर ये यूनिवर्सिटी हो जाए तो आज हमारे बच्चे जो है कोटा में पढ़ने के लिए जाते हैं, राजस्थान में पढ़ने के लिए जाते हैं, दिल्ली में पढ़ने के लिए जाते हैं, और कहीं जाते हैं, तो उस हालात से तो हम बच सकते हैं। आज हमारे यहाँ कोई अच्छा कॉलेज नहीं है जो हमारा बच्चा इंजीनियर डॉक्टर बन के यहाँ से निकले। हम लोग गरीब किसान मजदूर से जुड़े हुए हैं। हमारा देहात 80% किसान से व्यस्त है। हम किसान हैं, इसलिए हमारे बच्चों को जब बाहर पढ़ाने के लिए भेजते हैं तो हमको बहुत बड़ी मुश्किल का दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर ये एक यूनिवर्सिटी अगर हमारे सीमांचल में हो जाए तो सरकार की उपलब्धि उसमें होगी। हम तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे यहाँ से पढ़ के डॉक्टर बने, हमारे बच्चे यहाँ से पढ़ के इंजीनियर बने, हमारे बच्चे यहाँ से पढ़ के IPS बने। लेकिन ऐसा मौका होता है कहाँ? सीमांचल में तो हर वक्त आदमी लगातार रहता है कि हम सीमांचल का भलाई करने के लिए हम सीमांचल में ये कर देंगे, लेकिन हमारा बच्चा 1% भी कहीं पर कामयाब हुआ है या डॉक्टर बन के निकला है, IAS बन के निकला है, तो बताइए वो हमारे लिए क्या किया? बिल्कुल सही चीज़ों पर आप बात कर रहे हैं कि नेता आते हैं, वादे करते हैं, बड़ी बड़ी बात, लेकिन होता कुछ नहीं है। 2024 की हम बात कर रहे थे, पुणे हम उसी मुद्दे पर लौटना चाहेंगे। कांग्रेस के आप प्रखंड अध्यक्ष हैं और कांग्रेस पार्टी से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। महागठबंधन है और महागठबंधन के दो बड़े नेताओं के बीच अंदरूनी लड़ाई चल रही है टिकट को लेकर। डॉक्टर जावेद जो कांग्रेस से मौजूदा सांसद है, मास्टर मुजाहिद आलम साहब जो जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, इन दोनों की लड़ाई का मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी जो अख्तर साहब है, बहुत ही कम वोटों से 2019 में चुनाव हो रहे थे, इसका फ़ायदा मजलिस को मिल सकता है इन दोनों की आपसी लड़ाई का। देखिए, हम लोग तो सीमांचल में एक यूनियन लेके चलते हैं, चाहे वो हमारे गठबंधन में जितने भी पार्टी हैं मैं सबको स्वागत करता हूँ। इसमें से जो कैंडिडेट हमारे वरिष्ठ लोग देंगे, जो पार्टी फैसला करेगा उस पर हम लोग बिल्कुल सहमत हैं, हम उसके साथ हैं।
मजलिस के बारे में अगर बात की जाए, अख्तर साहब के बारे में बात की जाए, तो व्यक्तिगत तौर पर उन्हें किस तरह का क्या विचार रखते हैं उनके बारे में? देखिए, हम लोग तो व्यक्तिगत रूप कर नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग कांग्रेस के आदमी हैं। हम लोग तो दूसरी की बात नहीं कर सकते हैं। अपने शख्सियत पर जो भी आके यहाँ पर जीत जाए हम उसके साथ हैं, अपने इमेज पर जीत जाए हम उसके साथ हैं, अपने क्वालिटी पर वो जीत जाए वो हम उसके साथ हैं। लेकिन हम लोग कांग्रेसी हैं, हम लोग कांग्रेस का साथ रहेंगे। अब जो भी हालत हो, कांग्रेस जिसको सपोर्ट करेगा हम उसके साथ हैं। एक कुछ दिन पहले स्मृति ईरानी द्वारा एक पत्रकार को धमकाया गया, और ये हुए स्मृति ईरानी है जब आपके कांग्रेस की सरकार थी तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे। जब गैस के दाम लगातार बढ़ रहे थे तो स्मृति ईरानी द्वारा चूड़ियाँ भेजा गया था मनमोहन सिंह के। लेकिन आज जो दाम बढ़ रहे हैं तो स्मृति ईरानी जवाब तक देना मुनासिब नहीं समझता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अब देखिए, वो तो स्मृति ईरानी जो है वो हाई रैंक का नेता है। अब उसके बारे में हम लोग अगर देहात में कुछ बोलेंगे तो लोग छोटी मुँह बड़ी बात कहेगी। इसलिए वरिष्ठ पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उससे उसको सवाल जवाब करना चाहिए कि आपने हमारे यहाँ हमारे पब्लिक की क्या भलाई की है, आपका कार्य क्या है, आप कर क्या रहे हैं। अभी हमारा हज यात्रा में लोग गए हैं, वहाँ परेशानी का दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो स्मृति ईरानी को चाहिए कि वहाँ पर सुविधा दे, वहाँ पर हज यात्रियों के लोगों को भी सुविधा दे, ताकि वहाँ के लोग आसानी से, हमारे भारत से लोग गए हैं, बिहार से लोग गए हैं, इसका भी सुविधा हो उसको। जी का आखिरी सवाल हम लास्ट करना चाहेंगे, क्योंकि आप एक सरपंच भी है, बगलबाड़ी पंचायत के प्रतिनिधित्व आपके हाथों में है। पटना में एक सरपंच संघ एक लड़ाई लड़ रहा है, आप उसमें शामिल है या नहीं मुझे नहीं पता। एक लड़ाई लड़ रहा है कि सरपंचों की अपनी एक मांग है, वो वकील की मांग कर रहे हैं और सरपंच सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। और पंचायत के जो कचहरी है उन्हें, चूँकि सरपंच का जो पद होता है वो बड़ा ही जिम्मेदारी वाला पद होता है, सरपंच की एक लड़ाई लड़ रहे हैं कि उन्हें सुरक्षा दिया जाए, कचहरी में सरपंच सचिव बहाल किया जाए, वकील दिए जाए, यानी सिस्टम तरह से कचहरी को चलाया जाए। इसको लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे बिहार सरकार से? जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सरपंच एक सम्मानित पद है, इसका गरिमा बहुत ऊँचा है और सम्मानित ही आदमी सरपंच में चुन के आते हैं, जिसके अंदर अनुभव होता है, जिसके अंदर ज्ञान होता है, जिसके अंदर जो है धैर्य होता है, सहने का सहन शक्ति होता है, वही सरपंच बनते हैं। और न्याय की कुर्सी में जो बैठता है तो ज़मीन से लेकर आसमान तक अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के अपना फैसला करता है। हम लोग सरपंच बने हुए हैं, सरपंच संघ से हम लोग जुड़े हुए हैं। हम तो जो भी न्याय करते हैं, हम तो अपील सरपंच संघ से भी करते हैं कि आप जो भी न्याय करें, हक की न्याय करें, किसी की हक तलफी नहीं हो। और ये कुर्सी इसीलिए दिया गया है कि वो सही न्याय करके, अमीर हो चाहे वो गरीब हो, चाहे जो भी कास्ट के आदमी हो, सबका विचारधारा एक हो। हमारे यहाँ गंगा जमुना का तहजीब चल रहा है, हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। हम लोग कुर्सी पर बैठ के हम लोग न्याय का काम करते हैं और जो सही न्याय होता है। अब सरपंच को हमारे यहाँ जो रखा गया है, हमको सिर्फ न्याय का जो है कुर्सी पर बैठाया गया है। हम जो फैसला करते हैं आवाम के बीच में वो हक होता है और उसको मान के सारे आवाम उसको लब्बैक कहते हैं। और हम लोग के हिसाब से किसी को आज तक नुकसान नहीं हुआ। हम लोग हक की लड़ाई लड़ते हैं और यहाँ नहीं, हम लोग हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे हम लोग को पटना जाना पड़े, दिल्ली जाना पड़े, जहाँ भी जाना पड़ेगा, हम लोग अपना हक के लिए लड़ेंगे। एक आखिरी सवाल तो नहीं, मैं चाहूँगा कि आप एक बुद्धिजीवी हैं और आप लोगों की बातों को युवा बहुत मानते हैं, क्योंकि आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती है तो उसमें ज़्यादातर जो कारण होती है हमारे जो बच्चे हैं, जो हम जैसे नौजवान हैं, वो हेलमेट का प्रयोग करना बेअदबी समझते हैं, ज़रूरी नहीं समझते, और गाड़ियों की स्पीड काफ़ी तेज़ होती है जिससे ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही है। उनके जब किसी की मौत होती तो माँ बाप का क्या हालत होगा वो आपसे। तो यहाँ के बच्चों से क्या गुजारिश करना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि आप ये गुजारिश करें कि हेलमेट लगा कर घर से निकले और गाड़ियों की रफ्तार थोड़ा सा धीरे हो। जी, मैं तो अपने नौजवान बच्चों से, खासकर 15 साल से लेकर 22 साल के लड़के तक मैं अपील करता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ, मैं विनती करता हूँ कि वो लोग अपने गाड़ी की स्पीड को कम से कम में चलाएं और हेलमेट का इस्तेमाल करें। और जो दुर्घटनाएं जो हो रही है अक्सर ज़्यादा 15 से लेकर 20 साल की उम्र के लड़का को होता है अक्सर। अब हो जाना अलग बात है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि इसी उम्र के लड़के को जो है एक्सीडेंट होता है। मैं उससे अपील करता हूँ कि वो लोग पूरे हालात को देखते हुए, रोड का कम्युनिकेशन को देखते हुए, आदमी का भीड़ भाड़ को देखते हुए अपनी गाड़ी को सही से चलाएं, तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि होगा, बहुत बड़ा बेहतर होगा। इसलिए कि कोई भी बच्चा
जिसका भी माँ बाप होता है वो उसको दिल से चाहता है और नहीं चाहता कि मेरा बच्चा कहीं पर एक्सीडेंट हो जाए, कहीं दुर्घटना में फंस जाए, कोई बात हो जाए। ऐसा किसी का गार्जियन नहीं समझता है। जब तक बच्चा घर नहीं आता है उसका बाप माँ का नज़र घर के दरवाजे पर रहता है कि मेरा बच्चा कब आया। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि सारे बच्चे, जितने भी बच्चे हैं वो सब के सब गाड़ी को जब चलाएं, गाड़ी की स्पीड को कम से चलाएं और हेलमेट पहन के चलाएं और लोगों का ख्याल रखते हुए अपनी गाड़ी को चलाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे बगलबाड़ी पंचायत के सरपंच, साथ ही साथ कांग्रेस कोचाधामन के प्रखंड अध्यक्ष जनाब नूरुल हुदा साहब। इन्होंने एक बड़ी बात कही और मैं चाहूँगा कि इस मुद्दे पर हमारे बुद्धिजीवियों को बात करना चाहिए कि लगातार दुर्घटनाएं होती हैं और जब भी कोई दुर्घटना घटता है तो किसी की जान जाती है तो आप समझ सकते हैं उस परिवार पर क्या बीतता होगा। जब भी आप घर से निकले तो इस बात का ध्यान रखें कि घर में आपका कोई इंतज़ार कर रहा होगा। आपकी माँ हो सकती है, आपकी बीवी हो सकती है, आपकी बच्चे हो सकता है। और जब दुर्घटना 5 मिनट की देरी भली है इससे पहले कि हम जिंदगी भर के लिए अपनी ज़िंदगी से हाथ धो लें। KTV लाइव भी आप तमाम तर से एक अपील करना चाहेगा, बिना हेलमेट का हम घर से ना निकले और गाड़ियों की रफ्तार को 40 से कम रखें। विदा लेते हैं आपसे। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।